नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में इन दिनों अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर एक मुद्दा गरमाया है, जिसको लेकर डबवाली के तमाम शहरवासी और सामाजिक संस्थाएं लामबंद हुई है। लेकिन उससे पहले डबवाली से विधायक अमित सियाग की तरफ से भी सरकार को एक पत्र लिखकर ये याद दिलवाया गया है कि इस मशीन पर हक डबवाली का था। मगर ये सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम के इलाके से हरियाणा के गृह मंत्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्री अल्ट्रासाउंड मशीन को उठाकर ले गए हैं। सिर्फ कमी इस बात की कि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से इस मशीन को उठाया गया है। इसके बाद दूसरा मुद्दा शहर के डबवाली के जीवननगर स्टेट हाईवे 32 का है। इसके सहित कई किसानों की मांगे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ डबवाली से विधायक अमित सियाग जी, हम उनके साथ चर्चा करते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका हमारे वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरविंदर जी। सर, अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर अब तो लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि डबवाली को राजनीतिक तौर पर भी नक्शे से बाहर कर दिया, और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है जब एक डिप्टी सीएम के खुद के इलाके से उस हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड मशीन को उठाया जाना। बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सर, आपने भी इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है, मगर क्या समझते हैं आप, एक डिप्टी सीएम और गृह मंत्री के बीच की तकरार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही? देखिए, मैं इसको उससे पहले, सबसे पहले जो है उससे हटाकर देखना भी चाहूँगा। सही मायने के अंदर मैंने एक बात कही थी कि भाई सबका साथ सबका विकास का नारा तो दे देते हैं, और आज हर चीज़ पे सिद्ध हो रहा है। नारे तो हर चीज़ के लिए उन्होंने पूरे 6 साल परोस दिए, मगर जो वास्तविकता आती है वो हमेशा अलग आती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे कभी इल्ज़ाम लगाया जाता था कि भेदभाव की मतलब कि भी एक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। तो यहाँ तो अनिल विज साहब का मतलब जीता जाता उदाहरण है कि हमारे यहाँ पर जो सबसे स्वास्थ्य के मामले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र में से एक आता है अभी हमारा डबवाली। पूरी सुविधाएं नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर जो एक सुविधा दी गई थी वो बक्सा खुलने से पहले ही उन्होंने वापस बक्से को सील्ड बक्से को ही वापस अपने गृह क्षेत्र में मंगवाने का काम किया कि हमें वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि उस क्षेत्र में तो मैं मानता हूँ आसपास इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी हैं तो लोग वंचित नहीं हैं। यहाँ जो एक सुविधा सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी उसको आपने ले जाने का काम किया। हवाला ये दिया कि भाई यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, तो वो रेडियोलॉजिस्ट देने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। सरकार इससे पहले भी कहती रही, जब उन्होंने हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए, वो बात क्या कही? बात ये बोली कि भाई हमारे यहाँ पर इन स्कूलों के अंदर छात्र नहीं है। छात्र क्यों नहीं थे? क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो वो जिम्मेवारी किसकी थी? वो प्रशासन और सरकार की थी कि वहाँ पे स्कूल में टीचर्स दें ताकि छात्र वहाँ पर रहें। तो अपनी खामियों को छुपाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा बहाना, नया मापदंड निकाल लेती हैं। तो मेरी तो उनसे मांग है, मैंने मांग भी की है। उस दिन भी गुहार लगाई थी, गुहार को उन्होंने अनदेखी करते हुए उसी दिन उस मशीन को, उनको था कि दबाव बनने वाला है, तो रातों रात ही उस मशीन को वापस अम्बाला भेज दिया गया। और आज की तारीख में मेरा उनसे निवेदन है कि भी रेडियोलॉजिस्ट को स्थापित करने का काम करें वहाँ पे, ताकि उसका नई मशीन भेजें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर सही मायने आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तब मैं मानता हूँ। और ये राजनीतिक मतलब ये जो चल रहा है ना, ये गेम सा चले जा रहा है हर मुद्दे के ऊपर। आज किसानों के मुद्दे पे एक कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, और दूसरे कहते हैं कि हाँ, अगर हमने जो देखने को आया शायद अगर लाठियाँ मारी गई हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब सरकार में भी आप हो, जांच भी आपने ही करवानी है, मगर उसके बावजूद एक कह रहा है कि कोई हो ही नहीं, दूसरे कह रहे हैं कि हाँ नहीं होनी चाहिए जांच। मगर किस तरह की सरकार है? मैंने पहले ही आपको सबसे पहला शायद अपना इंटरव्यू था, उस समय भी ये कहा था कि एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि बेमेल की सरकार है, वो आपके सामने। और हम जनता जो है, सभी लोग जो है इसका आज भुगत भोगी हैं सही मायने में। आज किसान जिस तरीके की दुर्गति में इस सरकार की नीतियों के चलते हैं, तो मैं आशा करता हूँ सरकार सुध लेके कहीं ना कहीं हमारी गुहार, जो जनता गुहार लगा रही है, उसके ऊपर इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का। और दूसरी बात, इसमें एक नारा और भी दिया था उन्होंने, बेटी बचाओ का नारा था। तो सबसे ज़्यादा ये मशीन है किसके काम आती है? गर्भवती महिलाओं के सबसे ज़्यादा इसकी उपयोगिता थी। आज बेटी बचाओ कहते हैं, मगर जहाँ पे पिछड़े क्षेत्र में उसकी ज़रूरत है उसको लेके चले गए। तो सर, पहले भी सरकार ने अभी एक तोहफा दिया था रक्षाबंधन पर कॉलेज को लेकर, उसको भी को एजुकेशन कर दिया गया। और अब आपको लगता है कि डबवाली को एक प्लेटफॉर्म ही बनाया गया जहाँ पर
उन चीज़ों को सिर्फ दिखाया जाता है डिस्प्ले के तौर पर और बाद में सरकार के वही मंत्री यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। जेजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आ पाई है, तो आप आगे की रूपरेखा क्या रहेगी जिसमें तमाम समाज सेवी डबवाली से हैं, संस्थाएं हैं, वो भी लामबंद हो रही हैं कि इस मशीन को वापस लाया जाए? दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और मैं कह रहा हूँ सिर्फ डबवाली नहीं, पूरा देश और पूरा प्रदेश इस चीज़ का शिकार रहा है आज की तारीख में, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं और वो होता नहीं सही मायने में सभी ने। और इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की क्या बात, मतलब सबसे बड़ी दुख की बात ये है, जिस टाइम वो गोरीवाला का जो कॉलेज की बात थी उसके घोषणा हुई तो उसी दिन सभी ने उछल कूद के सारी पार्टियों ने श्रेय लेने का काम कर दिया कि ये हमने करवाया, ये हमने करवाया, किसी ने बयान दिए, किसी ने होर्डिंग लगाए। मगर उसके बाद जब ये इस तरीके का काम हुआ कि हफ्ते बाद, और कई लोग कहते हैं हमें तो पहले से पता था, श्रेय ले गए, उससे कहते ये तो पहले से घोषणा थी कि भी इसको वो कर देंगे। तो जो लड़कियों के लिए कॉलेज आपने बनाया था फिर से, और कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लड़कियों के लिए जो कॉलेज बनाया था उसको वापस ले गए, उसके ऊपर किसी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया जैसे आप कह रहे हो अभी तक दी नहीं। तो मैं इनकी सही मायने में जो खोखली राजनीति है वो सामने परत बर परत हर मुद्दे के साथ उभरती हुई आ रही है। मैंने तो इसका सहयोग किया था कि आपने बनाया, मगर वो रक्षाबंधन का जो तोहफा था, ऐसा लग रहा है सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से पहले से तैयारी कर लेती है कि वापस ले लेगा इसको। तो दिखावे का काम ज़्यादा चल रहा है, और ये मैं समाज सेवी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं, अगर उनका सहयोग इसी तरीके से बना रहे तो हम मानते हैं निकट भविष्य में व्यवस्था उनको प्रेशर बनाकर भी इसको वापस लाने का काम करेंगे ज़रूर। दूसरा मुद्दा है सर, अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्टेट हाईवे 32 गोरीवाला के पास एक चौकी प्रभारी की मौत सड़क उस हादसे में हुई है गड्ढे की वजह से। इस मुद्दे को आपने सबसे पहले उठाया था, विधानसभा में उठाया, डिप्टी सीएम से आपने मुलाकात की, लेकिन अब फिर आपने पत्र लिखा है कि इस स्टेट हाईवे 32 की सुध ली जाए, जिसका वर्क ऑर्डर भी अभी सुनने में आ रहा है कि उसका बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो आपको लगता है कि जवाबदेही क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है सरकार, इतना अनदेखी क्यों होती है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की कोई सुशासन करने की, गवर्नेंस के ऊपर तो ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो पहला 1 साल का जो कार्यकाल है केवल आपसी मतभेद या फिर जितने भी घोटाले निकल कर आए, सिस्टम तो सारे बंद पड़े हुए थे, घोटालों की तो कोई चांसेस ही नहीं होने चाहिए थे। कम से कम कोविड कार्यकाल में घर, हर आदमी घर पे बैठा था, अधिकारी को घर पे बिठाया हुआ था, कर्मचारी को घर पे बिठाया हुआ था। मतलब ये सरकार ये थी कि जो सब कुछ लॉकडाउन होने के बावजूद करप्शन के दरवाजे और ज़्यादा खोलने का काम किया। तो जब एक सरकार के लोगों का जो इंटरेस्ट है या जो समय है करप्शन करने पे रहेगा, तो मैं मानता हूँ छोटे मोटे के गड्ढे हैं सड़क के अंदर या व्यवस्था ठीक नहीं है, जो आप जैसे मीडिया कर्मी हम सब लोग दिन भर उठाते हैं, ये इनके लिए कोई प्राथमिकता रखते नहीं। ऐसा आज के प्रति आज तो किसान सड़कों पे उतर के, एक बेचारे किसान की तो आपने पेपर में पढ़ा होगा जो पंजाब में बड़ी दुखद घटना आई, तो आत्महत्या करने पे लगे हुए हैं। मगर सरकार आज की तारीख पे भी इन मुद्दों को दरकिनार करके, सबसे बड़ी बात, बाकी सारी तो मोदी जी भी कुछ बोलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, मैं इसी मुद्दे पे कहना चाहूँगा कि आपको कोरोना काल में ये ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता, अगर आप इतने पाक साफ हैं, आपकी नीयत इतनी ठीक है, तो आपको ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? आप किसान के संगठनों को इतना, अगर उनको सड़कों पे उतरने का समय क्यों दे रहे हैं? आप कहो कि जब भी आपको पहला उनका दिखा कि भी इसमें उनको कोई ना कोई इसमें उन्हें डाउट है किसी तरह का, तो उनको बुला के अपने टेबल पे बैठाकर बात कीजिए कि भाई आपका क्या डाउट है, मैं उसको क्लियर करना चाहूँ। और डाउट क्लियर करने की बात नहीं है, बुलडोज करने का काम कर रहे हैं, और यही हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। कोई नीतियाँ आती हैं ज़बरदस्ती उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो मैं इन दोनों से बड़ा, मतलब कई बार इस चीज़ों को देख के दिल दुखता भी है कि भाई हमारी जो सरकार की मंशा होनी चाहिए वो सही मायने में दिखाई नहीं दे रही। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, बड़ी दुखद घटना है। मैं उनसे, बल्कि जिससे मुझे सुनने को मिला, क्योंकि जो ये पुलिसकर्मी थे इनसे मैं कुछ दिन पहले मिलकर भी आया, तो मुझे खुद भी आघात होता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा आपने वार्तालाप किया हो, अचानक पता चले कि वो नहीं रहे। तो मैं उनके परिजनों के साथ भी, उनके परिवार के साथ भी मेरी संवेदना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर साथ में इस तरह की घटनाएं और ना हो, तो सरकार, आशा करता हूँ जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक कराने का काम करेगी। मैंने हालांकि अधिकारियों से बात की है और ये चिट्ठी लिखने के बाद, और उन्होंने आश्वासन किया कि इसको फास्ट ट्रैक करके हम करेंगे। तो आशा करते हैं कि वो खड़े उतरेंगे, और ये सभी को सहूलियत का काम है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अभी सर अबूबशहर में किसानों की तरफ से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जिसमें किसानों का आरोप है कि अमृतसर से जामनगर जो हाईवे है 4, उसमें
कलेक्ट्रेट से कम उनको मुआवजा दे रही सरकार और 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, सरकार और अधिकारी इस बात को समझने तक की नौबत नहीं उठा पा रहे हैं और खुद उसी डिप्टी सीएम के इलाके के चौटाला के सहित 9 गांव के ऐसे किसान वहां पर जो इन मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, आपको लगता है सरकार को टेबल पर आकर बात करनी चाहिए किसानों के साथ? आपको मैं तो मानता हूँ जी, देखो कोई अगर विरोध है, जायज़ विरोध है, तो सबसे पहला सिस्टम, मैं आज शायद पहली बार विधायक बना हूँ, विपक्ष में हूँ, जब मुझे कोई पता चलता है, आप लोगों के माध्यम से कोई बात पता चलती है, तो मैं उसी टाइम तुरंत जाके कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करें, क्या कहाँ तक मैं मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं कहता कि हर चीज़ पे सरकार 100/100 उसके अंदर उसे पूरा कराने का काम कर पाएगी, मगर कोई जायज़ जब मांग उठा रहा है, वो हफ्ते वहाँ बैठे हैं, कोई सुध लेने नहीं पहुँचता। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहीं पे भी डिस्टर्ब दिख रहा है, कोई वर्ग है जो अपनी मांग उठा रहे हैं, उनको बुलाएं, टेबल बिठाएं, अपनी बात समझाने का प्रयास करें, उनकी बात सुनने का। जब तक वही प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तो आगे की तो सोच ही नहीं सकते। इस सरकार में इतने धरने क्यों रहे, मैं तो ये भी नहीं समझ पाया। मैं राजनीति में 2005-6 से हूँ, जब कांग्रेस सरकार थी। एक बड़े सम्मानित अखबार में एक दिन लेख आया हुआ था कि हुड्डा साहब का एक लौता राज था 90 के दशक के बाद, जिसमें 10 साल के अंदर कोई भी किसान मजदूरों ने कोई आंदोलन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? कारण ये था कि जब भी कोई ऐसी संभावनाएं तो बनती होंगी, निराश उस समय भी हुए होंगे, मगर एक नेता और एक पार्टी ऐसी थी जो उनको सुनने को तैयार थी। जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है चलो हमारी सुनवाई हो रही है, और उनमें से चाहे 60% 70% भी अगर उनकी पूरी हुई मांग, तो उस चीज से खुश होते थे। वो भी समझदार लोग हैं। मगर यहाँ तो सरकार सुनने का काम नहीं करती, आधी रात को अध्यादेश लाती है, उसको बुलडोज करती है। जब वो कहीं पे कठिनाई में आता है तो वो आरोप कांग्रेस पार्टी पे जड़ देती है कि ये आंदोलन तो कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया जा रहा है। कल किसान जो धरने पे बैठेंगे उसमें देख लीजिए, हम कोई कांग्रेस से नहीं, सारे किसान दिखाई देंगे, और खुद अपने घरों को छोड़ के, मैं जैसे जिन गाँव में जा रहा हूँ, खुद कह रहे हैं कि हम धरने पे जाना चाहते हैं और हम उस धरने के अंदर हम बड़े दुखी हैं। तो वो सामने उन जनता का है। तो अब तो सरकार को जागना चाहिए। अब ये कहना कि झुटलाना नहीं ये तो सब ठीक है, इनको समझ ही नहीं है, ये तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमें मूर्ख दिखाने का काम कर रहे हैं कि सारे जो किसान बैठे हैं मूर्ख है, ये बोलने का काम कर रहे हैं। अभी सर नरमे की क्रॉपिंग का भी वक्त शुरू हो चुका, जिस तरीके से हम खेतों में देख रहे हैं, किसान बड़े उस निराशा के साथ खेत में जाता है कि जहां से उसको सिर्फ निराशा नजर आती है। लेकिन सरकार कह रही थी कि स्पेशल गिरदावरी होगी, नहीं अब तक वो हो पाई है, मुआवजे का अभी तक कोई भी प्रावधान किसी स्टेज पर नजर नहीं आ रहा है। आपको लगता है किसानों की सबसे बड़ी मांग ये भी है, और आपने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, आप खेतों में खुद गए थे, आपने देखा था, क्या लगता है सर सरकार कहां तक इस बात को समझ पाई है? तमाम अधिकारी, किसान लगातार प्रोटेस्ट की राह पर, और कल भी हरियाणा में तमाम जो हाईवे को जाम किया जाएगा। देखो, इसका मुझे वो इसी तरह का अभी तक तो रिस्पांस दिखा है। हमने मांग उठाई, किसानों ने उठाई, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी, उस पर हमने उनका धन्यवाद किया कि भी चलो आपने कम से कम। मगर 3-4 दिन बाद मैं फिर गांव में गया हुआ था। मैंने पूछा किसानों से, भाई कोई आपका सर्वे करने के लिए आया कोई मुआवजे के लिए? वो कह रहे हैं कि मुआवजा इतना नुकसान है। तो वो कहते जी हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने एक गांव से नहीं, कई बार क्या, मान लो एक गांव में नहीं हो, दूसरे तीसरे चौथे जहाँ भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ पूछने की। मुझे अभी तक लोग कहते हैं जी हमने कोई अधिकारी को ठीक तरीके से नहीं देखा जो करने के लिए आया। तो मान लो बोलने के बाद एक बार मेरी अधिकारी से बात हुई कि जी आपके पास ऐसा कोई संदेश आया हुआ है, 2-3 दिन जो घोषणा के 2-3 दिन बाद, कहते अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो ये तो स्थिति है आज की तारीख। हम कहते हैं हफ्ते के अंदर सर्वेक्षण कर देंगे, और एक हफ्ते तक लोग अधिकारियों को कई बार जानकारी नहीं होती। और ये कोविड में भी हुआ था। कोविड में कई घोषणाएं इन्होंने की, जब मैं अधिकारियों से उसका जानकारी लेने के लिए फोन करता हूँ, कहते अभी तक हमें नीचे स्तर तक जानकारी नहीं है। या तो फिर ऊपर से नीचे के तालमेल में कमी है, ऊपर घोषणा कर देते हैं, नीचे तक वो पहुंचती नहीं। कौन नहीं पहुंचा रहा, क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्या हो रहा है, क्या मतलब मंशा है, हर चीज़ में बड़ी कन्फ्यूजन है आज की तारीख में। इसको कन्फ्यूजन को दूर करके सरकार अगर सही मायने में किसान हितैषी सिद्ध करना चाहती है, तो 2 मुद्दे हैं सीधे के सीधे। किसान, एक तो ये जो बीमा से संबंधित जो मुआवजे की समस्या चल रही है, इसको एक बार के लिए इसको ठीक तरीके से रिजॉल्व करने की है कि सही मायने में हर किसान को एक यूनिट बनाकर उसका सही तरीके से मुआवजा हो, उसको पूरी तरीके से अपनी जो लागत लगी हुई है, जो फसल में नुकसान हुआ है, उस लागत को दिया जाए। C2 फॉर्मूला, स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसको अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया। दूसरा, जो किसान सही बात पे लगे हुए हैं कि हमें कोई आपके अध्यादेशों से फर्क नहीं पड़ता, आपने 3 अध्यादेश लाने हैं,
आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, आप प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देना, हमें कोई समस्या नहीं। उन्हें समस्या ऐसा भी है कि आपको ये लिखने में क्या समस्या है कि इसके अंदर MSP का प्रावधान होना चाहिए, लीगल प्रावधान, कि कोई भी व्यक्ति MSP के नीचे नहीं खरीद सकता। अगर आपकी मंशा किसान और गरीब किसान को बचाने की है तो उसके अंदर एक चीज लाइन डाल दीजिए। हम तो सिर्फ इसी मांग कर रहे हैं। अगर उसके वो दावे करते हैं, अभी भी उन्होंने घोषणाएं तो ये कर रहे हैं, सब उनके मंत्री भी आ गए थे नहीं MSP नहीं हटेगा, मगर वो लिखने में जब बोलते हैं तो सब चुप्पी छा जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। अभी तक उसकी निंदा भी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में लाठियां नहीं हमें चली, एक ने ये कहा, एक ने कहा शायद ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, मतलब कि इसकी जांच होनी चाहिए। मगर किसी ने एक बात अभी तक ये नहीं कही कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और निंदा करते हैं इसके साथ साथ हम उन किसानों के साथ खड़े हैं। कोई कहते हैं कि ये लाठी उन पे नहीं लगी, ये तो हम पे लगी है। भैया अगर हम पे लगी है तो फिर तो आपको पीड़ा होनी चाहिए उनके लिए। अगर आप पे कल कोई लाठी मारेगा उसके बाद आप ऐसे चलते रहोगे, आपको पीड़ा होनी चाहिए, और उस पीड़ा के बाद उनके लिए कुछ करने का सोचो। तो आज आपके पास ताकत है, उस ताकत का सदुपयोग हो। मैं तो यही सभी को कहूँगा, भगवान सद्बुद्धि दे और इसका सदुपयोग करने का काम करें। सर, आपने अभी एक नरमे की खरीद को लेकर CCI को भी पत्र लिखा और आपने कहा है कि अक्टूबर के पहले वीक के अंदर अगर शुरुआत होती है खरीद की। मुख्यमंत्री जी को लिखा था आपने, हाँ, मुख्यमंत्री जी को आपने भी लिखा है 2 दिन पहले ही। क्या लगता है सर, इससे पहले भी आपने मुद्दा उठाया था, तब भी खरीद शुरू हुई थी, और अब भी बहुत सारे किसान इस फिराक में इस उम्मीद में थे कि जल्दी CCI शुरुआत करे तो वो अपने नरमे की फसल को बेच सकें। बिल्कुल, ये जो मैं पहले जिस दिन मैंने शपथ ली थी, 4 नवंबर मेरा जन्मदिन था, और उसके बाद जो पहला सत्र था उसमें मैंने जो प्राथमिकता में अपने पहले भाषण में जो मांगे उठाई थी, उनमें सबसे प्राथमिकता पे एक मांग में से, बाकियों में से एक ये थी कि भाई CCI के माध्यम से खरीद शुरू करें। इसका सीधा मकसद ये था कि किसान को नरमे की जो फसल बिकती है उसमें MSP का लाभ मिले। तो उसके लिए मैं उस समय धन्यवाद भी किया था, और मैं मुख्यमंत्री जी ने जो उस पर तत्परता दिखा के मुझसे उनके अधिकारी ने जानकारी भी ली थी, क्योंकि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट और सच्चा आदमी, मैं ये नहीं कि भी राजनीति के लिए, उन्होंने ली जानकारी और उसको शुरू करवाया। हालांकि उस समय ये गलती रही कि वो शुरू 1 महीना लेट हुआ। तो उन्होंने क्या है कि जो जिसके पास वो उस तरह की सहूलियत नहीं थी उसे रोकने की, वो उसे बेचना पड़ा। बाकी किसानों को उसका 500-600 रुपये का लाभ मिला। अब इस बार इसलिए मैंने पहले से आगाह किया क्योंकि उन्होंने घोषणा तो ये कर दी कि हम MSP देने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर वो कटिबद्ध हैं सही मायने तो 1 अक्टूबर से शुरुआत कर दो कि कोई भी किसान को बाहर बेचने की आवश्यकता ना पड़े, जितना MSP बनता है वो मिले। अगर वो करेंगे तो मैं कहता हूँ छोटा सा आप एक उदाहरण देंगे कि हाँ हम सही मायने में कटिबद्ध हैं। तो मैं 1 अक्टूबर से ये मांग है, और आशा करता हूँ इसमें इसको वो सीरियसली लेकर, बिना राजनीति के सोचते हुए सीरियसली लेकर शुरू कराने का काम करें। सर, आखिरी सवाल है, ब्लड बैंक को लेकर भी आपने जो कवायद शुरू की थी उसके बहुत सार्थक परिणाम मिले हैं कि अब वो तमाम उपकरण यहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद लाइसेंस अथॉरिटी को स्वास्थ्य विभाग लिखेगा, और लाइसेंस जैसे इशू होता है तो उसके बाद ब्लड बैंक की जो शुरुआत होगी है। क्या लगता है कहाँ तक स्टेटस पहुँच पाया है, और अब अभी कब तक शुरुआत होने की हम मांग? नहीं, अभी तक अब तकरीबन मैं ये बहुत ही सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, 30 साल से ये क्षेत्र, और मैं जब भी कोई कार्यक्रम आया, सबसे बड़ी जो यहाँ पे लोगों ने जो भूमिका रही है, ब्लड डोनेशन की बहुत रही है। तो मेरे तब से, जब मैं राजनीतिक रूप से भी आया, तब से मंशा थी कि भाई इनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। आज सौभाग्य से जनता ने मुझे विधायक चुनने का काम किया, तो मैंने प्राथमिकता सबसे पहले यही शुरुआत की थी, और इसको लेकर मुझे खुशी है, संतोष भी है। जो 2 सबसे पहले जो बीच में ऑब्स्टिकल थे, रोड ब्लॉक थे, उनको हटाकर अब जो इक्विपमेंट था वो उन्होंने गाइडलाइन में जो मंजूर करवाया था उसमें 45 दिन लिखे हुए थे। जैसे ही वो 30-35 दिन हुए तो वो मशीन, ऐसा नहीं कि कई बार हमें पीछे का काम नहीं दिखाई देता, 30-35-40 दिन हुए तो मैंने अधिकारी को याद दिलाया कि जी आपने जो कहा था उसके हिसाब से 40 दिन हो चुके, अभी तक मशीन नहीं आई। और जब मैंने लिखा उसके तकरीबन 5 दिन बाद वो मशीनें हमारे पास पहुंची। तो मेरे को इस चीज़ का संतोष है, मैंने उनका धन्यवाद, सभी जो टीम थी, कि भाई आप लोगों ने इसकी बात की अच्छी सुनवाई करके दिया है। अब आखिरी जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया मेरी जानकारी में है, मैंने उनका पूरा ब्यौरा मंगवा लिया। जिस दिन मशीनें आई थी उसके अगले दिन हमारे यहाँ पे कोई कोताही ना करके लाइसेंस के लिए आगे भेज दिया गया। तो आशा करता हूँ जल्द से जल्द ये मांग पूरी होगी, और सभी के लिए जो संस्थाएं लगी हैं, मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात होगी जिस दिन ये ब्लड बैंक यहाँ शुरू हो जाएगा। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई। हमारे विधायक साहब, जिनमें आपको किसान भी नज़र आएगा, कि युवा नज़र आएगा, आम आदमी नज़र आएगा, और हकीकत में एक विधायक का काम भी यही है कि वो जनता के बीच में रहकर जनता की हर बात को सरकार तक, प्रशासन के दबाव तक
ले जाने का प्रयास करें। हमने तमाम मुद्दों पर सवाल किए हैं और बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब भी दिए हैं ताकि डबवाली की आवाम को तमाम सुविधाओं का लाभ है वो मिल सके। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।